नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। रणक्षेत्र में आज बात करेंगे एसआईआर को लेकर, जिससे कि पूरे देश की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर से आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के आरोपों पर सख्त जवाब दिया। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कहा था कि देश में वोट चोरी हो रही है और ये चोरी चुनाव आयोग की मिलीभगत से की जा रही है। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि आयोग बीजेपी के लिए काम करता है, लेकिन अब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये आरोप बेबुनियाद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिना नाम लिए कहा कि राहुल गांधी जिस पीपीटी और डेटा को बार बार दिखा रहे हैं वो चुनाव आयोग का नहीं है। आयोग ने दो टूक कहा, अगर आपके पास सबूत है तो हलफनामा देकर पेश कीजिए। 7 दिन का वक्त है। अगर हलफनामा नहीं दिया तो ये आरोप झूठे और निराधार माने जाएंगे। चुनाव आयोग ने साफ चेतावनी दी है, या तो सबूत दो या फिर पूरे देश से माफी मांगो। यानी राहुल गांधी अब दो राह पर खड़े हैं, या तो वो अपने आरोपों को साबित करें या फिर देश की जनता के सामने झूठ फैलाने की जिम्मेदारी ले और माफी मांगे। सीसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग किसी एक पार्टी के साथ नहीं है। हमारे लिए ना कोई पक्ष है और ना कोई विपक्ष। सभी राजनीतिक दल हमारे लिए बराबर हैं, लेकिन वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह करना लोकतंत्र का अपमान है। याद कीजिए, राहुल गांधी ने 7 अगस्त को कहा था वोट चोरी हो रहे हैं और हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ चोरी में शामिल है। सवाल है, अगर सबूत थे तो अब तक सामने क्यों नहीं आए? सिर्फ आरोप लगाकर माहौल बिगाड़ना और फिर पीछे हट जाना, क्या यही विपक्ष की राजनीति है? चुनाव आयोग ने एसआईआर यानी कि स्पेशल समरी रिवीजन पर भी विस्तार से बताया। आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया हड़बड़ी में नहीं हुई, बल्कि कानून के तहत की गई। आयोग ने साफ कहा, भारत में सिर्फ भारतीय नागरिक को वोट का अधिकार है। दूसरे देशों के लोग अगर गलत तरीके से शामिल हैं तो उनके नाम हटाए जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी 7 दिन बाद क्या करेंगे? सबूत पेश करेंगे या देश से माफी मांगेंगे? क्या विपक्ष की राजनीति केवल अफवाहों और झूठे आरोपों पर टिकी है? और क्या इंडी गठबंधन इसी तरह के बेबुनियाद आरोपों के सहारे देश की जनता का भरोसा जीतना चाहता है? देखिए रिपोर्ट। जब से बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से देश विपक्ष बौखलाया हुआ है। वोटर लिस्ट से घुसपैठियों के नाम हटाने से दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। वो लोग इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बताकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाकर अपनी गंदी राजनीति को धार देने की फिराक में है। लेकिन आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के एक आरोप का जवाब दिया और साफ शब्दों में कहा कि आप अपने आरोपों पर हल्फनामा दो या देश से माफी मांगो। बार बार झूठे आरोप लगाने से वो सही नहीं हो जाते। उसके लिए अगर आपके पास कोई सबूत है तो दीजिए, नहीं तो देश से माफी मांगनी होगी। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं। राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया था।
उन्होंने अपने प्रोजेक्शन में डुप्लीकेट वोटर, किसी ने वोटों ना होने और कहीं एक ही घर में 80 वोटर होने के आरोप लगाए थे। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग वोटिंग की वीडियो फुटेज क्यों नहीं दे रहा है और चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट की मशीन रीडेबल फोटोकॉपी क्यों नहीं उपलब्ध कराता। तो आज चुनाव आयोग ने इसका भी जवाब दिया, सुनिए। हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में झूठ फैलाने वालों, देश को गुमराह करने वालों को जवाब दिया और साथ में सबूत भी मांगे हैं। और अगर सबूत 7 दिन के अंदर नहीं दिए गए तो ये माना जाएगा कि आपका आरोप निराधार था और आपको देश से माफी मांगनी होगी। देश के गद्दारों, माफी मांगनी पड़ेगी। ये बात ध्यान से सुन लो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं। अविरल मलिक बीजेपी से प्रवक्ता है, संतोष त्यागी कांग्रेस प्रवक्ता, रमेश ठाकुर राजनीतिक विश्लेषक और शहान परवेज आरजेडी प्रवक्ता। सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता के पास। मेरा सीधा सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से जो एसआईआर का मुद्दा है, अगर चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिला होता तो क्या कांग्रेस जिन राज्यों में जीती है वो भी मिलावट का हिस्सा थे क्या, जैसा कि बार बार आरोप लगाए जाते हैं आप पर? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है इनका ईवीएम का और जिस प्रकार के इन्होंने उलझुल मुद्दे बनाए, वो सबने देखा कि किस तरीके से पहले ईवीएम पे चिल्लाते रहे, जब ईवीएम पे किसी ने विश्वास नहीं किया उसके बाद ये दूसरे मुद्दे को पकड़ लिया और एसआईआर चिल्लाने लगे। एसआईआर क्या है वो भी सबको बिल्कुल स्पष्ट रूप से मालूम है, बिल्कुल सरल एक प्रकार से प्रक्रिया है जो सबको मालूम है। और जहां तक विषय है अपडेट करने का वोटर लिस्ट को, इसमें आखिर समस्या क्या है कांग्रेस को? अगर वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है, अगर किसी का निधन हो गया है तो उसका नाम उसमें से अगर गलत तरीके से जुड़ा हुआ है उसको हटा दिया जा रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर कोई 18 साल का हो जाता है उसका नाम उसमें वोटर लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय वोटर लिस्ट का, अगर 2 नाम जुड़े हुए, गलत तरीके से नाम जुड़े हुए हैं या फिर किसी प्रकार से गलत प्रक्रिया के तहत उसमें कोई एक प्रकार से त्रुटि है, तो मैं सोचता हूँ उसको सही करने में आखिर समस्या क्या है इन्हें बताना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है वर्ष 2013 का, वर्ष 2014 का जी, वर्ष 2013 में माननीय मुख्यमंत्री गुजरात थे नरेंद्र मोदी जी, और 2014 में किस तरीके से वो वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा दाखिल किए। और उस समय 2014 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार थी, यानी कि सारी सरकारी मशीनरी उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव के हाथ थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के हाथ में, अर्थात गांधी परिवार के हाथ में पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की समस्त मशीनरियां थी। और उसके बावजूद किस तरीके से, ये कोई दूध के धुले तो है नहीं, सब कुछ इन्होंने किया। हमारी अमेठी की कैंडिडेट उस समय स्मृति ईरानी जी थी, किस प्रकार का सलूक वहां दरोगा भी कर रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे किसी बात को। आज भी वीडियोस रिकॉर्ड में मौजूद हैं। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन का या फिर जहां इनकी सरकारें थी, उन्होंने पूरा दुरुपयोग किया, सब कुछ किया, ईवीएम भी इनके हाथ में थी। बावजूद इसके किस तरीके से जनता ने मुंहतोड़ जवाब दिया वो सबने देखा। और सब कुछ इन्होंने करने का प्रयास किया, सारी चीजें इन्होंने ट्राई की। जो इस देश में इमरजेंसी लगा सकता है वो सब कुछ कर सकता है, जो 1975 से 77 तक सब सारे नेताओं को जबरन जेल में ठूंस सकता है, अखबारों की बिजली काट सकता है, और जो इस चीज को कह सकता है कि भाई जो अखबारों में छपेगा, टीवी में दिखेगा, वो पहले मेरे पास आना चाहिए उसके बाद छपेगा, वो पार्टी वो संगठन कुछ भी कर सकता है लोकतंत्र और संविधान का सत्यानाश करने के लिए। और ये संविधान की बात ना करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और जहां तक विषय है लोकतंत्र के अपमान का, सरासर लोकतंत्र का अपमान है, वोटर का अपमान है, प्रणाली का अपमान है, चुनावों का अपमान है। अगर इसी प्रकार से अपमान कर रहा है तो फिर मतलब क्या है चुनावों का? ये किस तरीके से अपमानित करने का वोटर्स को काम कर रहा है? बहुत दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। आखिर बयान कैसे दे देते हैं ये मुझे किसी रूप में समझ में नहीं आ रहा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय इनके बयानों का, जिस प्रकार की बात कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी
अन्य राजनीतिक दल कर रहे हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार के मुद्दे ना बना, ईवीएम का मुद्दा इनका चला नहीं। अगर इस मुद्दे पे इनके कोई सबूत है तो सामने रखें। बिल्कुल, एसआईआर को मुद्दा ना बनाए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष त्यागी के पास आना चाहूंगी। संतोष जी, ये बताइए कि चुनाव आयोग पर सीधे हमले आप लोग कर रहे हैं, राहुल गांधी का वोट चोर वाला बयान भी सामने आ रहा है और फिर एसआईआर प्रक्रिया पर भी सवाल। क्या विपक्ष को अब संविधान और संस्थानों पर से विश्वास हट गया है क्या, या ये जानबूझकर एक चुनावी चाल आप लोगों की होती है बार बार ताकि हार को पहले से ही साजिश कहा जा सके? मुझे तो आप पे भी विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि आप पता नहीं टीवी चैनल पे बैठ के बहस करना चाह रहे हैं या फिर कांग्रेस या विपक्ष। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। फिलहाल जो मुद्दा है मुद्दे पे बात कर लीजिए, मेरे भरोसे की बात ही नहीं है। मुद्दे पे आ रहा हूं, मुद्दे पे आइए, बिल्कुल मुद्दे पे आइए। आप कौन तय होते हो कि देश के दारो माफी मतलब किस टाइप का आपने ये लोगो लगा रखा है? आप क्या मीडिया हो या बीजेपी के प्रवक्ता हो? दूसरी बात, और चुनाव से मैं इसलिए एग्री कभी भी एग्री नहीं हुआ क्योंकि उनकी जो चुनाव की प्रक्रिया, देखिए चुनाव आयोग की सुनिए मेरी बात सुनिए। बिल्कुल आपकी बात सुनूंगी, आपसे आपकी बात सुनने के लिए, आपसे सवाल करने के लिए आपको बुलाया गया है, लेकिन आप टीवी चैनल पर बैठकर कोई ऐसी जो बातों का इस्तेमाल, आप ऐसे किसी शब्द का अपने मर्यादा में रहकर आप बात करेंगे, आप बिना मर्यादा में रहते हुए बात नहीं कर सकते। बिल्कुल मर्यादा में रहकर बात कीजिए। और गद्दार उसे कहा जा रहा है जो देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहा है, संविधान के नाम पर जो है देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो आपसे जो सवाल किया गया है उसका जवाब दे दीजिए कि आपको संविधान पर भरोसा नहीं है, आपको इसी पर भरोसा नहीं है, आप लोगों के पास सबूत नहीं है, आप उस पर जवाब दे दीजिए। आपके पास सबूत नहीं है तो फिर आप लोग क्यों बोलते हैं? या आप तय नहीं करोगे ना चुनाव आयोग तय करेगा? हम तय नहीं कर रहे, हम सवाल कर रहे हैं और हमारा काम है सवाल करना। हमें कोई सवाल का आप जवाब दीजिए। आप सवाल का जवाब दे दीजिए ना, हमारा काम है सवाल करना, हम सवाल करेंगे आपसे। आप शांत रहिए अब्रल जी, आप शांत रहिए। आपके बीच में मैंने बोला, बोलिए मत, मैं पूछ रहा हूँ। एक तो सबसे पहले जो चुनाव प्रक्रिया थी चुनाव आयोग की, जो चुनाव आयोग की आज जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनकी जो प्रक्रिया थी उसमें मुझे प्रश्न जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि उनकी जो प्रक्रिया थी 2-1 के बहुमत वाली, जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, उसको हटा के उन्होंने एक विपक्ष का नेता, एक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस का जो वो होना चाहिए, तो उस चीफ जस्टिस को हटा के उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में किसको लाया उस चीज पे मैं जानना नहीं चाहता हूं। तो मैं कह रहा हूं बीजेपी के बी टीम के द्वारा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बीजेपी कार्यालय से जो लेके आई थी, जो उसको पढ़ा जा रहा था कि आप इस तरीके से बोलिए, तो इसमें कोई दम वाली बात नहीं है। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, देश के विपक्ष के नेता हैं, बहुत ही जिम्मेदारी बिल्कुल विपक्ष के नेता है। लेकिन हम यहाँ अभी आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे जो लगी हुई है पीछे गद्दार, आप क्या खुद को गद्दार मानते हैं? कि आपको क्यों बुरा लग रहा है? हम तो गद्दारों को बोल रहे हैं, आपको तो नहीं बोल रहे। आपको बुरा क्यों लगा? सबसे पहले तो ये बताइए आपको बुरा क्यों लगा? आप गद्दार है क्या? आप गद्दार है क्या? हम तो देश के गद्दारों से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। नहीं, आप गद्दार है क्या? आपको बुरा क्यों लग गया? आप पहले ये बताइए आपको बुरा क्यों लग गया? आप गद्दार है क्या? कांग्रेस गद्दार है क्या? आपको बुरा क्यों लगा? कांग्रेस गद्दार है क्या? गद्दार बन जाते हैं। ठीक है, चलिए राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल ले लेते हैं। रमेश जी से सवाल ले लेते हैं। आपके पास जवाब नहीं होगा क्योंकि आप लोग बार बार, आपके पास सबूत कुछ नहीं होता है, बस आपको आरोप लगाने होते हैं। रमेश जी ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बार बार चुनावी संस्थाओं पर हमला करके जनता का भरोसा तोड़ रही है? पिछले दिनों में भी ठीक है, आपके पास आऊंगी। ठीक है, आपके पास आऊंगी। रमेश जी से जवाब ले लेने दीजिए, बोल लेने दीजिए रमेश जी को। जवाब देने दीजिए। जी रमेश जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी संगीता जी? बिल्कुल सुनी हुई है पूरी। चलिए अब फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम जी। 3-4 सवाल ऐसे किए गए हैं जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आया। एक फ्रीलांस पत्रकार जब खड़े होते हैं तो उन्होंने वो मुद्दा उठाया जिसका प्रारूप पूरी तरीके से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा था। उन्होंने उन मुद्दों को छुआ था कि जितने जो फर्जी जिनको नाम दिया गया था कि ये एकदम 6 महीने में जो 40 लाख जो वोटर बढ़े हैं ये कैसे बढ़े, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। पहला। दूसरा ये किए है
अनिल मसीह का नाम आपको पता होगा, जो चंडीगढ़ का मामला आया था, वो तो वोट चोरी है। मानोगे सुप्रीम कोर्ट ने भी माना वोट चोरी हुई है, खुल्लम खुल्ला हुई है। अविरल बैठे हुए हैं हमारे मित्र, अधिवक्ता हैं, उनको पता है, उन चीजों पे नहीं आता। और दूसरी बात है, ये बिल्कुल आपने सही कही, अगर मैं संगीता गद्दार बोलूं, अगर संगीता झा ना बोल के अगर संगीता गद्दार बोलूं, तो मुझे लग रहा संगीता को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि संगीता गद्दार तो है नहीं। गद्दार, आरोपी, राष्ट्रद्रोही, ये सारे के सारे जब आपको इसकी परिभाषा क्या है, इसकी संज्ञा कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है, कोर्ट देता है, कचहरी देता है, पुलिस देगा, ताकि तभी हम लोगों को उनका वो परिभाषा उनके नाम से जानते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, फिर भी जब अगर कोई पत्रकार या चैनल किसी को गद्दार लिखता है, तो एक पत्रकारिता की परिभाषा होती है, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्वेश्चन मार्क का ये होता है, जो हमने मीडिया के पढ़ा है, ये कहा गया जब तक जिसको कोई गद्दार सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट अगर को किसी को सिद्ध ना कर दे, तब तक हम लोग खुल्लम खुल्ला उसको नहीं लिख सकते हैं। खैर, मूल मुद्दा ये है, इलेक्शन कमीशन ने आज वही बातें कही हैं जो भारतीय जनता पार्टी अब तक उनके बचाव में कहती आई है, और 40% उनके भाषा ऐसी लगी है जो महाराष्ट्र के समय जो सारे मुद्दे उठे थे, जो देवेंद्र फडणवीस ने जो चीजें कही हैं, कुल मिला के सारी बातें वही कही हैं। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर एकदम आरोप लगा देना और किसी भी मतदाता को फर्जी कह देना, उसमें मैं आप सभी आते हैं, ये बिल्कुल कठोराघात है। ये बहुत एक ऐसा शब्द है जो सबको अपमानित करता है, वो राहुल गांधी को नहीं करना चाहिए। अब बात आ जाए कि 7 का जैसे इलेक्शन, संतोष जी आऊंगी आपके पास, सुप्रीम कोर्ट की तरह या किसी जज की तरह, जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार जी ने कहा है कि 7 दिन में हलफनामा दो, अगर राहुल गांधी हलफनामा नहीं देते हैं, तो ये मैं कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल सत्य है कि राहुल गांधी के जितने भी आरोप है वो निराधार हैं। अगर निराधार नहीं है तो उनको हलफनामा देना चाहिए। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने जब चुनाव कुंदरकी का चुनाव हुआ था, मिल्कीपुर का जो चुनाव हुआ था, उन्होंने हलफनामा के साथ में पूरे क्रिमिनल दस्तावेज के साथ में चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश को पेश करा था। हालांकि उस पर कोई जवाब नहीं आया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो मुझे लगता है राहुल गांधी अगर पाक साफ हैं, उनके आरोप में दम है, तो उनको हलफनामा देने में कोई दिक्कत नहीं है, हलफनामा उनको देना चाहिए। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट यहाँ पे संगीता जी देखिएगा, इतना समय जब हो गया है, आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चौतरफा घिरे पड़े हैं जो आरोप है, मुझे लग रहा भारत के एक एक व्यक्ति के घर में कुंडी खटखड़ा के दस्तक दे चुका है कि इलेक्शन जो आयोग है वो वोट चोरी कर रहा है। ये बहुत बड़ा आरोप है। उस आरोपों पे जब इतना समय इलेक्शन कमीशन ने क्यों लगाया? अब आप अगर वेबसाइट पे अगर जाओगे, जो दस्तावेज कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ से पेश करे गए हैं, वो दस्तावेज अब आपको इलेक्शन कमीशन की साइट पे नहीं दिखाई देंगे। अब आ जाती है एसआईआर का मुद्दा। एसआईआर का जो मुद्दा उठाया गया, उसकी टाइमिंग को लेकर पत्रकारों ने आज सवाल उठाया गया कि ये टाइमिंग क्या सही है चुनाव के ऐन समय पे, तो उस पे जवाब वहां पे इलेक्शन कमीशन की तरफ नहीं आ पाया। और दूसरा सवाल जो टाइमिंग को लेकर उठ रहा है, जब विपक्षी पार्टी बिहार चुनाव को लेके चुनाव अधिकार रैली जिस दिन वो अलाउ करती है कि आज से हम निकालें, उसी दिन इलेक्शन कमीशन आके अपनी बात रखता, अपनी सफाई रखता, सब कुछ रखता। इसमें कंट्राडिक्शन है, क्योंकि ये चीजें आपको पहले बतानी चाहिए या बाद में बतानी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो कवरेज कांग्रेस को मिलने वाली है, जो विपक्षी पार्टियों को मिलने वाली है, क्या उससे डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा, उसके चीजों में डिवीजन तो नहीं हो रहा। तो ये 3-4 जो चीजें हैं वो सामने निकल के आई हैं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, इलेक्शन कमीशन हमारा आपका अधिकार क्षेत्र है। हम जब वोट देने जाते हैं तो बड़ी उम्मीद के साथ में जाते हैं कि हम फलाना अपने जो कैंडिडेट है उसको जिताएंगे, वो हमारा पार्लियामेंट में हमारी आवाज उठाएगा या विधानसभा में हमारी आवाज बुलंद करता है। हमने पता चला हमने रामलाल को वोट दिया है और चला गया श्यामलाल के पास वोट। तो इस पे मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति है, जिसपे इलेक्शन कमीशन ने आज बहुत सफाई के साथ में बिंदुवार तरीके से ये स्पष्ट करा है कि एक एपिक नंबर जो होता है, अगर कोई वोट बिहार का रहने वाला है,
और वो किसी कारणवश दिल्ली आ गया, मुंबई आ गया है, वो वहां पे एप्लीकेशन ना देके नहीं कटवा पाया है नाम, तो उसका दोनों जगह शो करेगा। तो इसको कटवाने के लिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को एक एप्लीकेशन दे कि फलाना हमारा वहां पे नाम काटा जाना चाहिए, यहाँ पे दूसरा हमने कहीं और बनवा लिया। अब इसके उलट जब पूरी चीजों को देखोगे, आदित्य कुमार श्रीवास्तव जिसका नाम इलेक्शन कमीशन जो राहुल गांधी ने अपने आरोप में लगाया, वो लखनऊ का रहने वाला है और बेंगलोर में भी वोट डालता है, फलाने जगह भी वोट डालता है। तो इस तरीके के आरोप भी आज छिपाए गए, उसके ऊपर नहीं बोला गया। तो ये सारे बहुत सारे इस तरीके जो आरोप थे, मुझे लग रहा बड़ा समय लग जाता। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और है, इनके पूर्व के जो राजीव कुमार इलेक्शन कमीशन थे, उन्होंने कहा था कि अगर राहुल गांधी के एक एक आरोप पे अगर हम जवाब देने लगे तो 300 से 600 साल लग जाएंगे। और जबकि उन्हीं की बात को नकारते हुए आज ज्ञानेश कुमार जी ने कहा है कि ये प्रक्रिया तो बहुत साफ है, किसी तरीके से भी देखी जा सकती है। अब जैसे इलेक्शन कमीशन के अभी मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी, उसके बाद में उनकी पूरे डाटाज को मैंने पढ़ा और उनके नियम्स को भी मैंने पढ़ा। जब नियम को मैं पढ़ रहा था तो मुझे चंडीगढ़ का जो वर्डिक्ट जो आया था उस समय 45 दिन में नियम बदलने का, कि पहले एविडेंस डाटा को प्रोवाइड कराने की प्रक्रिया होती थी। अगर चुनाव कितनी ठीक है रमेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। अविरल जी ये बताइए कि जिन राज्य, ठीक है रमेश जी मैं आऊंगी आपके पास। अविरल जी ये बताइए कि जिन राज्यों में जो है कांग्रेस जीत जाती है, उन राज्यों में मिलावट का हिस्सा नहीं होता है क्या? अविरल जी अगर आप तक मेरी आवाज जा रही हो तो। जी देखिए, जिस तरीके से संतोष त्यागी जी यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते, और जिस प्रकार की बात कर रहे थे, मैं समझता हूँ ये जवाब देने को तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र संस्था है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है इलेक्शन कमीशन, और उसके ऊपर उंगली उठाना पूर्ण रूप से गलत है। और साथ साथ जहां तक विषय है जिस तरीके से संतोष त्यागी जी का और इनके आरोपों का, तो मैं इस चीज को स्पष्ट तौर पर आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, करोड़ों दर्शक आपके देख रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई जिस तरीके से ईडी सीबीआई चिल्लाने का काम करते हैं, वो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं और ये स्वतंत्र संस्था है। कम से कम इन्हें बख्श दीजिए। हमारे ऊपर बीजेपी पर आरोप लगाना है, सवाल पूछना है, पूछिए, हम जवाब देने के लिए मौजूद हैं, जवाब देंगे। लेकिन जनता का अपमान, वोट का अपमान, वोटर्स का अपमान, इलेक्शन का अपमान, बिल्कुल जनता का अपमान नहीं होना चाहिए, इसी का अपमान नहीं होना चाहिए। शाहन परवेज जी बोलिए, जैसा कि एसआईआर प्रक्रिया पर आप भी सवाल उठा रहे हैं, आपके नेता भी सवाल उठा रहे हैं, तो क्या मतलब आप लोगों को इसी पर भरोसा नहीं रह गया है क्या? नहीं, मैं वो सबसे पहले धन्यवाद आपको, आधे घंटे के बाद याद आया कि हम लोग पैनल में बैठे हैं। और सबसे अहम और जरूरी चीज, आधे घंटे अभी शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, आधे घंटे प्रोग्राम को शुरू हुआ है। जिस प्रकार से चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, उसमें कई सारी चीजों को उन्होंने छुपाने का काम किया है। चुनाव आयोग ने एक मोटा मोटी बात कहा, ज्ञानेश जी ने, कि अगर राहुल गांधी जी 1 हफ्ते के अंदर में हलफनामा नहीं देते हैं तो उनका आरोप निराधार समझा जाएगा, और जो डेटा पे राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं वो डेटा चुनाव आयोग का नहीं है। मैं एक लाइन की बात आपको कर रहा हूं, अगर ज्ञानेश जी ईमानदारी आपकी बची है, आज कहीं भी अगर ईमानदारी आपकी किसी भी कोने में बची हुई है, तो आप ये तय कर लीजिए सुप्रीम कोर्ट में जाकर, और आप हलफनामा देकर कह दीजिए कि जिस डेटा पर बात हो रहा है वो डेटा चुनाव आयोग का नहीं है। और ये बेईमानी तब हम लोगों को समझ में आ रही थी मैडम, जिस दिन चुनाव आयोग, जब हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, डेटा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हम हाउस नंबर दिखाकर कर रहे थे, हम नाम लेकर कर रहे थे कि फलाने फलाने लोगों का 3-3 नाम है, आदित्य श्रीवास्तव 6 नाम लेके बैठे हैं, और फलाने मकान संख्या में 200 लोग रह रहे हैं, 250 लोग रह रहे हैं। उस डेटा को चुनाव आयोग की वेबसाइट से हटा दिया गया, और आज चुनाव आयोग इस बात को कह रहे हैं कि वो डेटा हमारा डेटा ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेईमानी अब स्पष्ट दिखाई दे रही है, और जो इनकी ईमानदारी थी वो लोगों के सामने आ गई है। और हम लोगों का ये कहना है कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से एसआईआर के नाम पर बिहार के अंदर दलितों, पिछड़ों और वंचितों को वोट से वंचित, ठीक है, आज आप एसआईआर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जब भर्ती घोटाले, जंगल राज और लालू यादव जी की सजा पर सवाल उठाते थे, तो वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? चुनाव आयोग पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन जब सबूतों की बारी आती है तो कांग्रेस चुप क्यों हो जाती है? क्या हर चुनाव में हार का ठीकरा संस्थाओं पर फोड़ना अब नई रणनीति है? लोकतंत्र को बचाने की बात वही कर रहे हैं जिन्होंने सालों तक लोकतंत्र को बंधक बनाया। और वहीं अगर आरजेडी की बात करें तो बिहार की जनता जंगल राज
इतिहास की यादें आज भी नहीं भूली है। तो कांग्रेस प्रवक्ता आपसे ही, आपके पास ही आना चाहूंगी संतोष जी। जैसा कि आप बोल रहे थे कि आपका जो आरोप है वो सीधा सीधा यही है कि आप जो है इसी पर, यानी कि इलेक्शन कमीशन पर आपको भरोसा नहीं है। आपको यह लगता है आप लोगों को कि बीजेपी से इलेक्शन कमीशन मिली हुई है। जब संविधान की बात आती है तो संविधान पर भी आपको भरोसा नहीं होता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी जो देश के विपक्ष के नेता हैं, एक जिम्मेदारी भरी जो पद है, आज राहुल गांधी किसी भी कोई भी बात बोलते हैं तो उसको मीडिया पे सुर्खियां बनता है, पूरा देश देखता है। राहुल गांधी जी ने गत दिनों अपने घर पे बिहार के कुछ लोग बुलाए जिनको चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया हुआ था। उनके सामने बाकायदा मीडिया के सामने अपने ट्विटर से, अपनी सोशल मीडिया के उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश को बताया कि ये वो लोग हैं जिनके जो मरे हुए चुनाव आयोग ने मृत घोषित किए हुए थे, उनके साथ मैं चाय पी रहा हूं। ठीक है ना। चुनाव आयोग सोच समझ के फिर उनका नाम जोड़ता है, रातों रात कभी कभी किसी चीज को, किसी का नाम हटा देता है, कभी जोड़ देता है। मेरी कुछ समझ से बाहर है। लेकिन आपके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि उनके पास सबूत है, लेकिन सबूत कहाँ है? सबूत अभी तक क्यों नहीं दिया? सबूत दिए। चुनाव आयोग सबूत दिए ना। चुनाव आयोग जो हम कोई अगर देश का विपक्ष का नेता कोई बात बोल रहा है तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ बोलना चाहिए, हलफनामा देना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं जी। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस जो स्क्रिप्ट एक बीजेपी कार्यालय से लेके आई, उसको जैसे किसी को बीजेपी का प्रवक्ता बोलता है ऐसे उसको वो पढ़ रहे थे, ऐसे वो कसीदे कस रहे थे। इससे क्या हो जाएगा? आज देश के रमेश पूरे गांव, शाहन जी आती हूं आपके पास। अंदर भी कोई व्यक्ति बैठा है, गांव में भी व्यक्ति बैठा है, उसको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि जिन्होंने जिस तरीके से धांधली और जिस तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं बिहार के अंदर। तो जब आपकी सरकार थी तब सब कुछ सही था, 65 लाख वोटों को, तब इलेक्शन कमीशन सही थे, मृत घोषित किया। आज से 1 साल पहले वहां जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तब से लेकर 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर 65 लाख लोगों को मार दिया। कभी किसी को जिंदा कर देते हैं, कभी मार देते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है, ये चुनाव आयोग है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। अगर उनको राहुल गांधी की किसी भी बात पे शक है तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएं और ये कहें ये झूठ। वही है ना। आप लोग के पास सबूत नहीं है और आप लोग को भरोसा भी नहीं करना है। ठीक है शाहन जी बोलिए। शाहन जी तो चिल्ला रहे, हम तो ठीक है आपके पास आऊंगे। शाहन जी बोलिए, शाहन परवेज बोलिए। देखिए मैडम, एक्चुअली आप जब मुझे सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आप आधे घंटे के बाद 10 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड बोलने का मौका देती है। 10-20 सेकंड नहीं, आपको 1 मिनट बोलने का मौका दिया था ब्रेक के पहले जी। आप सुन लीजिए कि चुनाव आयोग ने जिस तरह की बातें कही, और चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा करना निसंदेह अच्छा नहीं लग रहा है किसी को। और मैं आपकी पीड़ा को समझ पा रहा हूँ, जिस प्रकार से आप पीड़ित हैं कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर, ऑटोनोमस बॉडी पर सवाल खड़ा हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं भी यही बात कर रहा हूँ आपसे कि अगर चुनाव आयोग देश में बिक जाएगा, चुनाव आयोग बेईमानी पर उतर आएगा, तो इस देश के लोकतंत्र को समाप्त करना, मान लीजिए कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया और यहाँ राजशाही तानाशाही लागू हो गई है। तो मैं भी इसी बात की मानता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर संदेह इस बात पे होता है जब चुनाव आयोग से महाराष्ट्र आज आप चुनाव आयोग पर तो सवाल उठा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो राजनीतिक आदर्श जो है आरजेडी ने बिहार में छोड़े हैं मैडम, उसके बाद क्या आज इसी पर सवाल उठाना उचित है क्या आप लोग का? प्रकार से मैं आपकी पीड़ा को मैं समझ नहीं, मेरी पीड़ा नहीं, ये देश की पीड़ा है और देश के लिए हम यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों बिहार में भूल गए हैं क्या किस तरह से जंगल राज चलता था? बिहार भूल चुके हैं, बिहार में आरजेडी का शासनकाल भूल चुके हैं मैडम। मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ और आप देश में ही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपकी पीड़ा है। तो अगर लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं चोट हो रहा है तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए चुनाव आयोग को बहुत मजबूत होना पड़ेगा और निष्पक्ष होना पड़ेगा, मैं ये कह रहा हूं आपसे। और अगर चुनाव आयोग पर की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो रहा है और मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा हो रहा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत संकट की घड़ी है। मैं भी ये जानता हूं, मैं भी ये मानता हूं और मैं चाहता हूं कि मीडिया और आप लोगों के शासन काल में आप लोगों ने जो किया वो सब सही था, और आज जब गलत को लेकर सवाल उठाया जा रहा है तो मैडम मैं उस इलेक्शन कमीशन से लेकर संविधान से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सभी पर आप सवाल खड़े कर देंगे,
है ना। चुनाव आयोग देश की लोकतांत्रिक रीढ़ है, उस पर बार बार सवाल उठाना सिर्फ सस्ती राजनीति नहीं लगता है आप लोग को? नहीं, मैंने कहा जनता ने जनता जो वोट दे रही है, जनता को पता नहीं है। जनता ने पहले भी झूठ को नकारा है और इस बार भी नकारेगी। चलिए आप राहुल गांधी को सबूत देने चाहिए आपके गठबंधन। जी आप अगर सुनेंगी तो मैं बोलूंगा। आपका सवाल बहुत अच्छा है मैडम, आपका सवाल बहुत अच्छा है और वो पूरे देश के लोग सुनना चाहते हैं। बिहार की जनता देख रही है, इसी को गाली देकर सत्ता नहीं मिलती है ना। बिल्कुल देख रही है। अगर मैडम चुनाव आयोग सरकार किसी की भी हो, बीजेपी बौखला रही है, चुनाव अविरल जी जवाब दे दीजिए। बीजेपी बौखला रही है कह रहे हैं, बीजेपी संतोष त्यागी कह रहे हैं कि बीजेपी बौखला रही है और बीजेपी जो है इसी का जो है दुरुपयोग कर रही है। मैडम सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। हाँ मुझे अच्छा लगा, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास बस एक ही जवाब है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। आप अपने शासनकाल भूल चुके हैं। आरजेडी के शासनकाल में क्या हुआ है भूल चुके हैं आप लोग। आरजेडी के शासनकाल में किस तरह से जंगल राज हुआ था वो सब भूल चुके हैं। आप उसकी बात ही नहीं करेंगे। चुनाव आयोग को आप अभी ऐसे यानी कि जो घुसपैठिए है उसे ना निकाला जाए, यही आप लोग चाहते हैं। घुसपैठियों को आप लोग भारत में जगह देना चाहते हैं, हिंदुस्तान में घुसपैठियों को जगह देना चाहते हैं। आपके पास सबूत तो नहीं है, लेकिन आप आकर सवाल करेंगे। ठीक है, मैं अविरल जी से जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, एक एक करके बोलिए। अविरल जी बोलिए। ठीक है अविरल जी को बोलने दीजिए। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते हैं। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं ना, तो बीजेपी के प्रवक्ता भी है जुड़े हुए, उनसे जवाब लेने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। ठीक है शान परवेज। ठीक है अविरल जी, इन सब सबके ऊपर सवाल खड़ा होगा। अब ये शांत होने को तैयार ही नहीं है। जब शांत हो तभी तो बोला जाए। शान परवेज शांत हो जाए, बोल लेने दीजिए। अविरल जी भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी जवाब दे लेने दीजिए। आप जब आरोप लगा रहे हैं तो जवाब दे लेने दीजिए। भैया हो गया, आपका हो गया ना प्रवक्ता हो, ठीक है। अब इससे आप सोच रहे हो कि यहाँ दो बातें ज्यादा चीख लोगे तो आपको कुछ प्रमोशन या टिकट मिल जाएगा विधानसभा का, तो अभी होने वाला नहीं। सुन लीजिए पहले, या होता होगा। ठीक है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसे, जब उस पर कार्रवाई होगी तो आप लोग सभी समर्थन करेंगे, है ना। आप लोग सभी समर्थन करेंगे। जब उस पर कार्रवाई सरकार करेगी तो आपके सारे नेता, इंडी गठबंधन के जितने नेता हैं सभी उसके समर्थन में रहेंगे। आप लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं करेंगे, ये बोल दीजिए। आपके पास पांच घुसपैठियों का डेटा आ गया हो, भैया बोलते रहोगे क्या? बोलने के लिए तैयार नहीं है आपका। ठीक है अविरल जी को बोल ले लीजिए। अविरल जी बोलिए। 5 घुसपैठियों का डेटा जारी कर दीजिए, जिसके नहीं, बड़ी अजीब सी स्थिति है। कंटिन्यू बोलते जा रहे हैं और जब ये बोलते हैं तो हम शांति से सुनते भी हैं। मैं समझता हूँ इन्हें मालूम नहीं है, इन्हें कर्सी भी मालूम नहीं है। इन्हें पत्रकारों पर सवाल उठाना है, इन्हें इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना है। इनसे अगर सवाल ले लिया जाए तो ये सभी को कटघरे में खड़े कर देंगे। बिल्कुल। देखिए, जहां तक विषय है इनका आरजेडी वालों का, तो इनका तो चारा घोटाला और तमाम सारे घोटाले सबको पता ही है। और वो सिवान के साबुद्दीन और तमाम सारी बातें, किस तरीके से वो तेजाब कांड, अगर उस विषय में जाया जाएगा काफी लंबा हो जाएगा। बिहार का जंगलराज, माताएं बहनें किसी रूप में सुरक्षित नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं थी, उस विषय में मैं जाना नहीं चाहूंगा। और परवेज जी को बड़ी समस्या हो रही है, अभी शांति से बैठे रहिए, वरना मैं और इस विषय में खोलूंगा। अब सुन लीजिए शांति से बैठ करके। कांग्रेस पार्टी की रही बात, तो कांग्रेस वालों को ईवीएम चिल्लाने से फुर्सत नहीं थी। अब ईवीएम का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि जनता समझ चुकी है। बेवकूफी की बात टोटली कर रहे थे, कुछ तथ्य इसमें था ही नहीं, तो जनता उस चीज को समझ गई है। और उसके साथ साथ रही बात ये वोट चोरी की, ईवीएम, इसमें कोई तथ्य इनके पास, कोई लॉजिक, एविडेंस, फैक्ट नहीं है। वो सबको स्पष्ट मालूम है और फैक्ट के आधार पे बात किया करें, एविडेंस के आधार पर चर्चा किया करें। SIR, स्टीलिंग इंडियन राइट्स, चीख रहे हैं सारे प्ले कार्ड्स लेके कि इंडियन राइट्स इंडियन राइट्स, अपनी ये फुल फॉर्म बना लेते हैं, फिर ट्वीट खेलने लगते हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार की हरकतें ना करें, इसीलिए विपक्ष समाप्त होता जा रहा है और समाप्त हो जाएगा इस प्रकार की अगर ये हरकतें करेंगे। आप तो श्रीमान देश शान परवेज सुन भी लीजिए, बोल लेने दीजिए उनको। जनता की हो ही नहीं रही ना मैडम, बात तो भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। हम लोग बिहार की जनता, आप नहीं बताएंगे ना मैंने क्या बोलना है, या आप बताओगे कि मुझे बोलना क्या है? अच्छा लगेगा नहीं, आप बताओगे क्या मुझे बोलना क्या है? जनता का है जिसका नाम स्पीच है कि नहीं है, आपसे पूछूंगा क्या मैं? भारतीय जनता पार्टी का होगा तो नहीं, आप इजाजत देंगे कि बोलना क्या है और कब बोलना है, किस मुद्दे बोलना है, क्यों नहीं बोलना है? आप बताएंगे हमें बोलने के लिए। आप हमें लॉजिक देंगे कि क्या बोलना है। अब सुनने के लिए आप तैयार नहीं है। भैया त्यागी जी सुन लीजिए,
आप तो भाषण दे ही रहे आधे घंटे से। उनके पास अरे बात टीवी पर जनता की होनी चाहिए, मगर अरे परवेश जी सुन लीजिए, ये त्यागी जी बैठे हैं, त्यागी जी कभी उंगली उठा ले रहे हैं। ठीक है, समय की इतनी ही कमी थी। अविरल जी आपका धन्यवाद, आप जुड़े। संतोष त्यागी आपका भी धन्यवाद, शाहन परवेज आपका भी धन्यवाद, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक रमेश ठाकुर आपका भी बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। तो चुनाव लोकतंत्र का पर्व है और चुनाव आयोग उसकी आत्मा। अगर हर हार को साजिश और हर प्रक्रिया को साजिश कहें तो लोकतंत्र नहीं, अविश्वास जीतेगा। सवाल पूछना जरूरी है लेकिन सबूतों के साथ, वरना ये राजनीति नहीं, सिर्फ भ्रम फैलाने की कोशिश है। जनता सब जानती है और जनता ही सबसे बड़ा जज है। फिलहाल के लिए रण क्षेत्र में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।